देखिए कैसे था कि अगर कोई इंडिविजुअल मैन्युफैक्चरर है या इंडिविजुअल बिजनेस एंटिटी है, अच्छा हो सकता है कि आप मिस्टर ए हैं और आपने अगर कोई एसेट परचेज किया था अपने घर के लिए फर्नीचर मिसाल के तौर पर 3 साल पहले, और 3 साल के बाद आज आप उसको ऑफिस लेकर के आकर के और बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये बिजनेस एंटिटी के रेफरेंस से आज की परचेज होगी और उसकी हम परचेज कॉस्ट क्या लेंगे, आज की एफएमवी। 3 साल पुराने वाली कॉस्ट हम नहीं लेंगे। इस तरीके से अगर आज आप कोई बिजनेस एसेट अपने घर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा डिस्पोजल, और इस केस में सेल प्रोसीड क्या हो जाएगी, एफएमवी। ठीक है, ओके, यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया था। अच्छा अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लेकिन बच्चों आप में से कोई से जरा कंफर्म करे कि मेरी आवाज आपको आ रही है? कोई भी जरा कंफर्म कर दें। ठीक है सर। अभी देखिए, अब ये कंसेप्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई भी आपको फिक्स एसेट्स परचेज करने के रेफरेंस से कमीशन मिले, रिबेट मिले, कोई ग्रांट मिले, कोई सब्सिडी मिले, तो वो आपकी इनकम नहीं होगी, बल्कि आप उसे एसेट की कॉस्ट में से या डब्ल्यूडी में से माइनस कर देंगे। जैसे सुने, आज के दौर में हो सकता है कि किसी फार्मा इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ये ऑफर करें कि आप ये जो कोरोना है इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए आप कोई इक्विपमेंट परचेज करें, और अगर इक्विपमेंट है मिसाल के तौर पर 5 मिलियन रुपीस का, तो 2 मिलियन आपको गवर्नमेंट पे करेगी। इक्विपमेंट आप पे रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी कॉस्ट थोड़ी सी रिइंबर्स करेगी, आपको सब्सिडी देगी। तो इस सूरत में अगर आपने परचेज किया 5 मिलियन का, गवर्नमेंट ने पे कर दिया कितना, 2 मिलियन, तो नेट कॉस्ट आपकी कितनी हो गई, 3 मिलियन। तो 3 मिलियन पर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और 2 मिलियन आप इनकम में लेके नहीं जाएंगे। ओके, अच्छा अब ये भी हो सकता है, सुने गौर से, कि आज गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी का कहा है, आपने एसेट परचेज कर लिया 5 मिलियन का। अच्छा आपने क्या किया, फिर सब्सिडी की एप्लीकेशन सबमिट की और गवर्नमेंट ने उसकी बना दी कमेटी। तो आपको पता है जब गवर्नमेंट की कमेटी बन जाए तो इस साल तो उसका फैसला कोई नहीं आना, तो फैसला आया ईयर 3 में जाकर के। तो अब ऐसे में ईयर 1 और ईयर 2 में जो आपने 5 मिलियन पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है, इसलिए कि अभी तो आपको नहीं पता कि गवर्नमेंट ग्रांट अप्रूव करेगी नहीं करेगी। तो ईयर 3 में जाके आप क्या करेंगे, जितना भी आपको ग्रांट मिली है, सब्सिडी मिली है, उससे आप ईयर 3 की डब्ल्यूडी में से माइनस कर देंगे और आप गौर से सुनिएगा। इस सिचुएशन में ईयर 1 और ईयर 2 की जो वर्किंग है, क्या आपको दोबारा से करनी पड़ेगी? नो, इसलिए कि वो आपकी कोई मिस्टेक नहीं थी। सुने, अगर ईयर 3 में आपको पता चले कि ईयर 2 की वर्किंग में कुछ मिस्टेक हो गई है, तो आप उसे रिकैलकुलेट करते हैं, जिससे हम कहते हैं रिवीजन ऑफ रिटर्न। रिटर्न ऑफ इनकम जो आपने फाइल किया तो उसको आप रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन इस केस में आपको रिवाइज नहीं करना है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब इसमें एक दो चीजें और भी हैं, देखिए वो क्या है। एफबीआर के ब्रोशर में एक तो उन्होंने वही बात की, रिकूपमेंट ऑफ कॉस्ट, रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट जिसे हम कहते हैं। रिकूपमेंट का मतलब रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट, ओके, रिकवरी ऑफ कॉस्ट, वो तो आप कॉस्ट में से डब्ल्यूडी में से माइनस करेंगे। अच्छा, दो एडिशनल पॉइंट एफबीआर के ब्रोशर में हैं, उसमें से एक पॉइंट ये, जरा इसको पढ़ें आप। waiver of debt owed by the taxpayer related to acquisition of an asset shall also be deducted from cost WDV। अच्छा, इसी तरह का एक पैराग्राफ आपने और पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में। मैं रिक्वेस्ट कि आप जरा एक काम करें, चैप्टर 11 का जो पहला पेज है वो निकालें जरा आप। चैप्टर 11 फर्स्ट पेज आप निकाले जरा। अच्छा, उस चैप्टर 11 के फर्स्ट पेज पर एक पैराग्राफ नंबर 4 है, उसमें एक एक्सप्लेनेशन है। वो एक्सप्लेनेशन और ये पैराग्राफ मिलता जुलता है, तो मैं चाहूंगा वो पैराग्राफ भी पढ़ लें जरा और ये पैराग्राफ भी पढ़ लें, और फिर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अच्छा सुने, वो जो पैराग्राफ है चैप्टर 11 का, उसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी बिजनेस एंटिटी ने लोन लिया और स्टेट बैंक की पॉलिसी के मुताबिक उसका कुछ पोर्शन वेव कर दिया जाए तो आपकी इनकम होगी। अच्छा, यहाँ वो कह रहे हैं कि इनकम नहीं है, बल्कि आप उसे
जो एसेट की कॉस्ट है उसमें से माइनस करेंगे, इनकम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हुआ पता है क्या है कि ये पैराग्राफ एप्लीकेबल है फॉर डेप्रिशिएबल एसेट एंड इंटेंजिबल। ठीक है, तो अगर इन दोनों के अलावा किसी और पर्पस के लोन लिया जाए तो फिर वो चैप्टर 11 का पैरा एप्लीकेबल होता है। अच्छा, और अगर डेप्रिशिएबल एसेट के लिए लोन ना हो, इंटेंजिबल के ना हो, तो फिर किस चीज़ के लिए होता है, जिसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ये लोन या तो आप किसी एसेट के लिए लेते हैं या फिर वर्किंग कैपिटल के लेते हैं, ठीक है, ओके, अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए, स्टॉक एंड ट्रेड परचेज करने के लिए। तो अगर वर्किंग कैपिटल की लोन है तो फिर वो पैरा 11 का पैराग्राफ एप्लीकेबल होगा। नहीं, उस सूरत में जो सब्सिडी है या जो भी वेवर ऑफ डेट है वो आपके लिए डायरेक्टली टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ आप क्या करोगे, एसेट की कॉस्ट में से माइनस करोगे तो होगा ये भी टैक्सेबल, इसलिए कि जब आपने डब्ल्यूडी में से माइनस कर दिया तो डेप्रिसिएशन कम हो गया, टैक्स डेप्रिसिएशन, और जब टैक्स डेप्रिसिएशन कम हुआ तो आपकी टैक्स इनकम बढ़ गई। लेकिन यहाँ डब्ल्यूडी में से माइनस करने वाला क्या हुआ कि उसका इफेक्ट स्लोली एंड ग्रेजुअली आएगा, डायरेक्टली एक साल में आपकी इनकम नहीं हो जाएगी। ओके, अच्छा, उसके बाद ये पैराग्राफ पढ़ें जरा। अच्छा, ये पैराग्राफ ऊपर वाले पैराग्राफ का रिवर्सल है। देखिए, ऊपर वाले पैराग्राफ में आप एक बिजनेस एंटिटी हैं, आप मिस्टर ए हैं, ठीक है, आपने लोन लिया था किसी से फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए, उसका एक पोर्शन वे हो गया, माफ हो गया। अच्छा, अब एक और केस क्या है उसका रिवर्सल, कि आपने किसी और को लोन दिया था। तो फर्ज करें आपने किसी को लोन दिया था 20 लाख रुपए का। जब आपने लोन मांगा तो उसने कहा पैसे से नहीं है, एक कार है वो मुझसे ले लें। आपने कहा ठीक, कार दे दो, और कार लेने के बाद आपने उसे बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने कार एक्वायर की है, कैसे, एज ए रिजल्ट ऑफ वेवर ऑफ डेट और टू द टैक्स पेयर, कि जो लोन आपके लिए रिसीवेबल था, ठीक है ना, वो आपने वेव कर दिया और उसकी जगह आपने कार ले ली। तो इस सूरत में होगा क्या कि जितना आपने लोन वेव किया है वही कार की कॉस्ट अज्यूम की जाएगी, फेयर मार्केट वैल्यू नहीं। ये हो सकता है कि आपने 20 लाख रुपए लोन छोड़ा और कार की एफएमवी 18 लाख रुपए हो, तो आप कॉस्ट कितने लोगे, 20 लाख रुपए। आपने लोन छोड़ दिया और 20 लाख रुपए का, और कार की एफएमवी है 22 लाख रुपए, तो आप कितना लोगे, 20 लाख रुपए। तो इस एक्सप्लेनेशन के साथ ये पैरा जरा दोबारा पढ़ लो। ठीक है ना, कि अगर आपने किसी से लोन लिया था और उसका पोर्शन वेव कर दिया तो आपकी इनकम है ना, तो डायरेक्टली इनकम रिकॉर्ड नहीं करोगे बल्कि उसको एसेट की डब्ल्यूडी में से माइनस कर दोगे। और आपने किसी को लोन दिया था और उसका आपने वेवर दिया और उसके लिए आपने कोई डेप्रिसिएशन एक्वायर कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब ये एक क्वेश्चन है 12.1, वो सब्सिडी के बारे में ही है, तो उसको आप जरा किताब में से पढ़ के उसको सॉल्व करें, और किताब में उसका आंसर भी गिवन है बुक में, तो उससे आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पैराग्राफ एग्जाम में आ चुका है कई मरतबा, देखिए इसको पढ़ते हैं जरा। एक्सचेंज डिफरेंस किसे कहते हैं, कि अगर किसी बिजनेस एंटिटी ने कोई मशीनरी परचेज की, मिसाल के तौर पर, अच्छा, मशीनरी परचेज करने के लिए क्या ऐसा हो सकता है कि लोन ले लें डॉलर में, ठीक है, तो फॉरेन करेंसी में अगर लोन लिया जाए तो पेमेंट करते वक्त एक्सचेंज डिफरेंस आता है। जैसे हुआ क्या, जिस वक्त आपने मशीनरी परचेज की और आपने एंट्री पास की, उस वक्त डॉलर था 140 रुपीज़ का, तो $1 का आपने मिसाल के तौर पर एक एसेट परचेज कर लिया आपने, तो आपने 140 मशीन डेबिट की और लोन पे बिल आपने क्रेडिट कर दिया। जब पेमेंट करने गए तो डॉलर हो गया 148 रुपीज़ का, तो अब आप पेमेंट करोगे कितनी, 148, जबकि आपने एसेट बुक कितना का किया था, 8 रुपीज़ का, ओके, सॉरी 140 रुपीज़ का। तो 8 रुपीज़ का जो आपको हिट पड़ रही है उसको हम कहते हैं एक्सचेंज लॉस। अच्छा, यहाँ ये बताया गया कि एक्सचेंज लॉस जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। एक्सचेंज लॉस को आप क्या करोगे, मशीनरी की कॉस्ट में या डब्ल्यूडी में ऐड करोगे, या आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। तो अगर किसी ने इसको चार्ज कर दिया तो फिर आप इसे ऐड बैक कर दोगे। अच्छा, इस तरीके से क्या एक्सचेंज गेन हो सकता है, हो सकता है, इसलिए कि जब आपने मशीनरी परचेज की, लोन लिया, उस वक्त डॉलर था 140 रुपीज़ का 140 का,
जब पेमेंट करने गए तो 136 का हो सकता है, तो 4 रुपीज़ आपको गेन हुआ, तो वो गेन भी आपकी डायरेक्टली आपकी इनकम नहीं होगी, बल्कि आप उसे डब्ल्यूडी में से माइनस कर देंगे या कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अगर एक्सचेंज गेन हो या एक्सचेंज लॉस हो, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर इनकम नहीं होती है। लेकिन ये हम बात किसके लिए कर रहे हैं, जो एसेट हैं, चाहे वो इंटेंजिबल हो या फिर डेप्रिशिएटेड एसेट हो। लेकिन वही बात है कि अगर आपने वर्किंग कैपिटल के लोन लिया है, वर्किंग कैपिटल के लिए, अपने एक्सपेंसेस पूरी करने के लिए, तो फिर उस सूरत में तो जो एक्सचेंज लॉस है वो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर एक और वर्ड आ रहा है, हेजिंग। अच्छा, हेजिंग एलिमेंट को पहले आप समझिए क्या होता है। होता ये है कि आपके पास एक चॉइस है, एक अरेंजमेंट है स्टेट बैंक का, कि अगर आपको 6 महीने के बाद कुछ डॉलर परचेज करने, मतलब लायबिलिटी पे करने के लिए, लेट्स से आपको 6 महीने के बाद डॉलर पेमेंट करने हैं, तो आज आप स्टेट बैंक से एग्रीमेंट कर सकते हैं कि स्टेट बैंक आपको रेट कोड कर देगा, रेट बता देगा कि 6 महीने के बाद वो आपको कितने का डॉलर देगा। तो मिसाल के तौर पर आज स्टेट बैंक ने आपसे एग्रीमेंट कर लिया कि 6 महीने के बाद आप उससे डॉलर परचेज करेंगे 145 का। ठीक है ना, ओके। तो अब इस सूरत में चूंकि आपका रेट तय हो गया है, तो आप 145 से ही एसेट बुक करेंगे। इट मीन्स कि हेजिंग अरेंजमेंट करने के बाद आपको कोई एक्सचेंज लॉस नहीं होगा, लेकिन हेजिंग की जो कॉस्ट है, स्टेट बैंक जो आपसे चार्ज लेगा, वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो अगर वाकई में एक्सचेंज लॉस हुआ है तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर हेजिंग अरेंजमेंट करके आपने लॉस को बचा लिया, लॉस को आपने अवॉइड कर लिया, तो हेजिंग की जो कॉस्ट है वो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक काम हम और करते हैं, वो ये कि जब कभी आप लोन लेते हैं फॉरेन करेंसी में, तो दो तरह की चीज़ें आती हैं। एक आ सकता है एक्सचेंज लॉस हो, दूसरा जो होगा वो होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस, प्रॉफिट ऑन डेट जिसे आप कहते हैं। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इन एनी केस। तो मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पर जरा एक चीज़ लिख लें, जैसे मिनट, हम ये तो क्वेश्चन है बाद में पढ़ लेंगे, पहले जरा काम करते हैं। यहाँ एक चीज़ आप लिख लें, देखिए एक आप हेडिंग डालिएगा, लोन इन ये आपको कॉपी करना पड़ेगा। देखिए ये तो आपकी हो गई हेडिंग, कि लोन इन फॉरेन करेंसी फॉर डेप्रिशिएटेड और इंटेंजिबल, ये तो हो गया आपकी हेडिंग। अब इसमें हम दो चीज़ें करेंगे, एक ये करेंगे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस इज रेवेन्यू एक्सपेंस, और दूसरा हम करेंगे कि एक्सचेंज लॉस इफ एनी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको जरा आप नोट कर लें। ये जो मैंने भी आपको लिख के दिया, देखिए कि लोन इन फॉरेन करेंसी फॉर डेप्रिशिएबल एसेट और इंटेंजिबल, कि अगर आप डेप्रिशिएबल एसेट के लोन लें या फिर इंटेंजिबल के लिए, तो उसमें जो प्रॉफिट ऑन डेट है, जो मार्कअप पे जो इंटरेस्ट है, वो तो आपके लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, वो तो आपने चार्ज करना ही करना है पीन अकाउंट में। लेकिन आप एक्सचेंज लॉस को चार्ज नहीं कर सकते, उसको आपको कैपिटलाइज करना होगा। ठीक है, ये आप नोट कर लें, और फिर अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना हो तो वो क्वेश्चन कर सकता है। इसको आप कॉपी कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। ठीक है जी, कॉपी कर लिया आप लोगों ने, आगे चल सकते हैं। जैसे कि ये इस तरह का जो नीचे क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ना, ये इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आई कैप में भी आता है और आई में भी आता है। ओके, अच्छा ना,
चलिए अब मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 के कुछ क्वेश्चन आप लोगों को कहा था कि जो हमारी बुक में क्वेश्चन है वो भी आपको सॉल्व करने हैं, और आईसीएमए के जो क्वेश्चन है वो भी हमने आपको फीड करके दिए हुए हैं। ठीक है, काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा था कि तो मैंने उनको ईमेल कर दिए थे। ओके, तो आप में से कितने बच्चों ने हमारी बुक के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं चैप्टर नंबर 10 के? कौन बताएगा? हमारी बुक के कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं? चले नहीं किए तो 0 लिख दो कम से कम। चले, किसी ने लिखा है 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं फिर वो रिपीट करूंगा कि आप चूंकि आईसीएमए के स्टूडेंट्स हैं तो अच्छा, किसी ने कहा कि सर मैंने पूरे चैप्टर 10 के सारे क्वेश्चंस किए हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा ना, अब एक काम करें, आप में से जिसने अभी तक ईमेल पर वो क्वेश्चन रिसीव नहीं किए वो मुझे ईमेल करें। अच्छा, ईमेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए, नहीं है तो आप लिख लें, कोई मसला नहीं है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर के पेटीवाला@hotmail.com, इस पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, ये एच या अक्षर स्मॉल है, तो आप इस पर हमें क्वेश्चन मतलब ईमेल कर देंगे, तो हम चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 तक के जितने आपके क्वेश्चन है विद आंसर्स वो आपको भेज सकते हैं। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अच्छा ना आगे चलते हैं। अच्छा ना, अब इसमें ये एक क्वेश्चन, अच्छा ये जो हमने किया ना एक्सचेंज डिफरेंस वाला, इसमें क्वेश्चन नंबर 12.2 है, वो एक अच्छा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसको आप जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा ना, इसके बाद अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये पैराग्राफ आपके सिलेबस का पार्ट है, थोड़ा सा टेक्निकल है, और जब मैं कहता हूँ थोड़ा सा तो वो ज़्यादा हो सकता है। तो एक काम करें, ये पैराग्राफ पढ़ लें, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, पढ़ लिया आप लोगों ने? अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा कि आप में से कोई एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको ये पैराग्राफ समझ में आ गया हो? अच्छा बेटे, मेरे मैसेज आ रहा है कि रेज हैंड, ठीक है, ओके, और मुझे आपका हाथ नज़र नहीं आ रहा है, तो आप ये क्वेश्चन आंसर वाले सेक्शन में जाके कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं। चलें, अभी तक किसी ने ओके, नो सर, ठीक है, समझ में नहीं आया, अच्छी बात है। चलें काम करते हैं। देखिए, ये जो आपने 2 पैराग्राफ पढ़े, समझ में कुछ नहीं आया, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट आसान है, पढ़ने में ज़रा मुश्किल नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए जनाब। अच्छा, किसी ने कुछ लिखा है लेकिन वो ज़रा पूरी फिक्र नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए, अच्छा एग्जाम्पल ये है कि देखिए, फर्स्ट करें, मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरा काम है प्रिंटिंग बिजनेस, प्रिंटिंग प्रेस है मेरा। तो मैंने क्या किया, आपसे एक पेपर कटिंग मशीन परचेज कर ली। ठीक है, अच्छा उसकी जब कॉस्ट हमने पे की, तो हमने जो कैश पे किया है, बैंक के थ्रू जो पेमेंट किया है, वो है 75,000। तो ये तो कॉस्ट का पार्ट बनेगा ना, मशीन की कॉस्ट हो जाएगी। लेकिन असल में कॉस्ट ज़्यादा थी, तो आपने अगर कुछ और भी पैसे चाहिए, तो मैंने कहा एक काम करें, मेरे पास है 75,000, लेकिन एक काम ही करते हैं कि मैं आपको 75,000 तो कैश दे रहा हूँ, और मैं आपको कुछ नॉन कैश बेनिफिट दे देता हूँ, इन काइंड आपको चीज़ दे देता हूँ। क्या? तो मैंने कहा एक काम करें कि मेरा चूंकि स्टेशनरी का बिजनेस है, प्रिंटिंग वगैरह का बिजनेस है, तो मेरे पास कुछ प्रिंटेड स्टेशनरी है, वो आप मुझसे ले लें, आपके बिजनेस में काम आ जाएगी, आपके घर पे काम आ जाएगी। ठीक है ना? अच्छा, ये मेरे लिए स्टॉक एंड ट्रेड है, और ये इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है, कॉस्ट नहीं है, ये याद रखिएगा। ये 15,000 फेयर मार्केट वैल्यू है, कॉस्ट नहीं है। ओके, तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जब मैंने आपको स्टॉक एंड ट्रेड दिया, तो बेसिकली मेरी
कुछ टैक्सेबल इनकम भी जनरेट हो रही है, ठीक है ना। अच्छा, आपने कहा साहब मज़ा नहीं आया, कुछ और चाहिए, तो मैंने कहा चलें काम करते हैं, मेरे कुछ पर्सनल एसेट्स हैं वो आप मुझसे ले लें। तो मेरे पास कुछ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थी, मैंगोज के बागात वगैरह होंगे, तो मैंने कहा चलें काम करें, आप 10,000 के मैंगोज मुझसे ले लें। अच्छा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आपको दे रहा हूँ तो एग्जाम इनकम है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने इस मशीन को परचेज करने के रेफरेंस से एक्चुअल कैश भी पे किया है, टैक्सेबल इनकम भी जनरेट की और एग्जाम इनकम भी जनरेट की है। तो होगा क्या कि जो कॉस्ट ऑफ मशीन है वो होगी 1 लाख रुपीज़। लेकिन इस 1 लाख के 3 हिस्से हो गए, एक प्राइस एक्चुअली पे किए, एक हमने आपको स्टॉक कंट्रीट दिया है जो टैक्सेबल इनकम वो जनरेट कर रहा है, और एक हमने आपको पर्सनल एसेट दिया है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दिया है जो एग्जाम इनकम को जनरेट कर रहा है, ठीक है। चलिए एक काम करें, इससे पहले कि आप इस एग्जाम्पल को सामने रखते हुए पैराग्राफ पढ़ें दोबारा, जरा एक काम कर लेते हैं, वो ये कि आप मुझे इसकी एंट्री पास करके दे सकते हैं। ये जो मशीन परचेज की ना, इसकी कॉस्ट है कितनी, 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ मशीन तो डेबिट हो जाएगी ना, मशीन डेबिट 1 लाख रुपीज़। अच्छा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा 75,000 से, बैंक क्रेडिट 75,000। ये 15,000 और 10,000 को भी आप क्रेडिट करेंगे, किस नाम से? तो जरा एक काम करें, अपने रजिस्टर में जरा एंट्री लिख तो लें, अपने रजिस्टर में जरा इसकी एंट्री पास कर लें, फिर मैं देखता हूँ कि आपको कितनी अकाउंटिंग आती है, ठीक है। अच्छा, दो पोर्शन तो मैं बता देता हूँ, मशीनरी डेबिट 1 लाख रुपीज़, ठीक है, बैंक क्रेडिट 75,000, फिर 15,000 भी क्रेडिट होगा और 10,000 भी क्रेडिट होगा, किस नाम से, किस टाइटल से, अकाउंट क्या लिखोगे उसका? चलिए ये आप मुझे बताइए, तो मैं देखता हूँ कि किसने क्या बताया है। अच्छा, मशीनरी डेबिट 1 लाख, ये तो मैंने बताया था। आप बताइए ज़रा कि 15,000 को क्रेडिट करोगे किस नाम से? चलो पहले ही बता दो मुझे, आप बता दें मुझे कि 15,000 को किस टाइटल से क्रेडिट करोगे। तो अहमद हसन ने बताया सेल के नाम से क्रेडिट करेंगे, और किसी का कोई आंसर आ रहा है? चलें, अहमद हसन की बात बिल्कुल सही है कि हम सेल्स क्रेडिट करेंगे 15,000, इसलिए कि ये हमारे स्टॉक एंड ट्रेड की सेल वैल्यू है, फेयर मार्केट वैल्यू है। तो अगर हम किसी और को देते हैं तो हमें कैश कितना मिलता, 15,000 मिलता, सेल होती है हमारी, ठीक है। तो ये हम सेल्स को क्रेडिट करेंगे, बिल्कुल सही है। हाँ, फाइनली 10,000 किस टाइटल में डालोगे, ठीक है ना। चलें, इस बार भी अहमद हसन ने जवाब दिया है, मैं चाह रहा हूँ कि और भी जवाब दे। अच्छा, अहमद का आंसर सही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि और भी जवाब दे जरा। 10,000 किस टाइटल से क्रेडिट करोगे? कोई और, एक और स्टूडेंट, 10,000 किस टाइटल से क्रेडिट करोगे? चलें, बिल्कुल सही है। 10,000 हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री क्या पास हो जाएगी कि बैंक डेबिट, सॉरी, मशीनरी डेबिट 1 लाख रुपीज, बैंक क्रेडिट 75,000, सेल्स क्रेडिट 15,000 और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10,000। इसलिए कि जब आप अपना कोई पर्सनल एसेट बिजनेस में इन करते हो तो कैपिटल इनकी जरूरत है ना, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, ये मशीनें को डेबिट करके और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। तो चलें, नमाज के लिए भी हमें ब्रेक लेना है, तो 15 मिनट्स का ब्रेक है। उसके बाद ये जरा एक काम करें, इस एग्जाम्पल के साथ आप ये ओपनिंग पैराग्राफ पढ़ लें, फिर हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाते हैं। 15 मिनट्स का ब्रेक है तकरीबन।
अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसकी हम बात करते हैं कि हमने असल में पेमेंट की है 1 लाख रुपीज, ठीक है ना। तो 75 हमने कैश में पे किया है और 15,000 हमने असल में स्टॉक एंड ट्रेड की सूरत में पे किया है। इसलिए कि यही अगर हम 15,000 का किसी और को बेचते तो हमें इतना कैश मिलता जो हमें नहीं मिला, ठीक है। इसी के हमने क्या किया कि जो पर्सनल एसेट्स हैं 10,000 रुपीज़ की एफएमवी है वो हमने आपको दिया है, तो हमारे लिए कॉस्ट ऑफ एसेट कितना हो गया, पूरा 1 लाख रुपीज़। अच्छे जनाब, अब हम आगे स्टार्ट कर सकते हैं जनाब। अब एक छोटा सा मसला है कार का। अच्छा, कार का मसला ये है कि कार अगर आपके पास डेप्रिशिएबल एसेट है तो उस पर एक छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है, और वो रिस्ट्रिक्शन क्या है, वो ये है कि एक कार की जो मैक्सिमम कॉस्ट है वो कितनी हो सकती है, नॉट मोर देन 2.5 मिलियन। तो टैक्स पर्पज के लिए जब आप कार परचेस करेंगे तो एक कार की मैक्सिमम कॉस्ट कितनी होगी, नॉट मोर देन 2.5 मिलियन। तो अब ऐसे में अगर मैं अगर आपने कार परचेस की है 3 मिलियन की, ओके, तो आप अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे किस पर, 3 मिलियन पर, लेकिन टैक्स में जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो किस पर, 2.5 मिलियन पर, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि ऐसी किसी कार को जब आप सेल करेंगे तो जब आपने कार की कॉस्ट कम की है तो उन्होंने कहा इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल आप सेल प्रोसीड भी कम करें। जब आपने कार की कॉस्ट कम की है तो आप क्या करेंगे, जब डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसकी सेल प्रोसीड भी कम करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग गेन या लॉस, ओके, ऑन डिस्पोजल। अच्छा, वो कैसे कम करेंगे, उसका फॉर्मूला ये है कि रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल सेल प्रोसीड। तो हम क्या करेंगे कि जो रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, ओरिजिनल कॉस्ट से। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि जिस रेशो में हमने कार की कॉस्ट कम की है उसी रेशो में सेल प्रोसीड भी कम हो जाएगी, ठीक है। प्रोपोर्शनेट करने का फॉर्मूला है आपके सामने, ओके। अच्छा ना, अब हम एक काम ये करते हैं कि इसकी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, अच्छा ये प्रकार मैं बाद में करूँगा, ठीक है, ये प्रकार बाद में करता हूँ। पहले जरा एक एग्जाम्पल या लिया आप देखें। देखिए मिस्टर ए ने क्या किया, कार परचेज की कितने की, 2.8 मिलियन की, रेस्ट्रिक्टेड कॉस्ट कितनी थी, 2.5 मिलियन। अच्छा, अब उसको ईयर 1 में उन्होंने परचेज किया और ईयर 2 में उन्होंने सेल कर दिया। इसे सेल कितने में किया, 2.65 मिलियन में। अच्छा, अब हम अगर हम कैलकुलेट करें डेप्रिसिएशन और गेन तो सुना जरा, आसान सी कैलकुलेशन है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 2.8 मिलियन, हमने कॉस्ट कितने लिए, 2.5 मिलियन। अच्छा, अब मुझे आप बताइएगा जरा, इस कार के केस में क्या हम इनिशियल अलाउंस वर्कआउट करेंगे, इस एग्जांपल में क्या हमें इनिशियल अलाउंस वर्कआउट करना चाहिए, क्या हमें इनिशियल अलाउंस वर्कआउट करना चाहिए। अच्छा, आंसर है किसी ने बोला यस, किसी ने कहा नो। ओके, देखिए आंसर है वैसे तो खैर एजम्पशन की बात है लेकिन आंसर नो होना चाहिए। पता है क्यों, इसलिए कि आप कार के ऊपर इनिशियल कब वर्कआउट कर सकते हैं, जब वो प्लाइंग फॉर हायर हो। और प्लाइंग फॉर हायर क्या होता है, किसी का रेंट कार का बिजनेस हो, किसी का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो, तो उस सूरत में फिर वो इनिशियल चार्ज कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वो बहुत स्पेसिफिक केस है तो हम अज्यूम करेंगे कि ये प्लाइंग फॉर हायर नहीं है। इट मीन्स कि जब तक वो इंडिकेट ना करें हम डेप्रिसिएशन इनिशियल चार्ज नहीं करते। ओके, अच्छा ना, अब इस सूरत में हम इनिशियल चार्ज नहीं करेंगे लेकिन नॉर्मल चार्ज करेंगे कितना, 15%। तो अब ये डब्ल्यूडी आ गई। अच्छा, अब सुने, अब हमने क्या किया, ईयर 2 में क्योंकि सेल किया है इसलिए ईयर 2 में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अगर नॉर्मल केस होता तो हम इसमें से सेल प्रोसीड माइनस करते और हम कहते गेन इतना आ गया। इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ हम एक्चुअल सेल कुछ नहीं लेंगे, हम इसको प्रोपोर्शनली रिड्यूस करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट 2.5 मिलियन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट 2.8 मिलियन मल्टीप्लाई बाय सेल प्रोसीड, और इस तरीके से आपका आ गया गेन। अच्छा, आपको देख रहे हैं कि अगर ये सेल प्रोसीड आप प्रोपोर्शनली रिड्यूस नहीं करते
तो आपका गेन यहाँ पर ज्यादा आता। तो उन्होंने क्या बेनिफिट दिया आपको, क्योंकि आपने कॉस्ट कम कर दी थी तो आपकी डब्ल्यूडी भी कम हो गई, तो गेन तो ज़रा आएगा ही। लेकिन उन्होंने कहा जब आपने कॉस्ट कम की थी तो इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल सेल प्रोसीड भी कम होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा है ना एग्जाम्पल नंबर 2, इसके लिए जरा एक बैकग्राउंड सुनिएगा। ये कैलकुलेशन इस तरह की हमारे आती रहती है। अच्छा, जरा एक काम कीजिएगा, देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, रेस्ट्रिक्टेड कॉस्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट, तो ये रेस्ट्रिक्टेड कॉस्ट डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट ये तो होगा जिस साल परचेज किए उस साल की फिगर्स, और सेल प्रोसीड इस साल की होगी। ठीक है ना। अच्छा, अब आपने परचेज कब किया, 3 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल जो भी है, तो बाकी के साहब ये 2.5 मिलियन 2013 से है। उससे पहले रेस्ट्रिक्टेड कॉस्ट कम थी, उससे पहले और कम थी। तो वैसे तो हमने एक छोटी सी हिस्ट्री आपको बना के दी है। अच्छा, हिस्ट्री क्या है, 91 में ये फिगर थी 2,50,000, फिर 93 में, ठीक है, ओके, बीच में कुछ अर्सा नहीं भी थी, ठीक है, ओके। तो अब ये हिस्ट्री है, लेकिन ये हिस्ट्री आपको याद नहीं रखनी है, इसलिए कि ये तो हमने आपको एक शॉर्ट हिस्ट्री बना के दे दी। हिस्ट्री है इसकी असल में 1963 से, कार की कॉस्ट फर्स्ट टाइम जो रिस्ट्रिक्शन आई है वो आई है 1963 में। अच्छा, 1963 में तो आप लोग मेरे ख्याल है नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे भी बहरहाल, ठीक है, चले बहरहाल, लेकिन छोटे होंगे। तो अब एक काम करते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेड कॉस्ट है, तो हो सकता है आपने 2003 में परचेज किया, उस वक्त तो वैल्यू कितनी थी, 10 लाख रुपए थी। तो अब एक काम करते हैं, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो वो एग्जाम क्वेश्चन में आपको देंगे कि जिस साल परचेज किया था उस वक्त रजिस्ट्रेटेड कॉस्ट क्या थी। तो एग्जाम्पल जरा पढ़ें आप। अच्छा, ये जो एग्जांपल है, अच्छा किसी ने कहा सर ये कार की फिगर में क्या क्या आएगा, कितनी इंजन कैपेसिटी तक, तो बात के साथ ये जो कार है ये है इसमें है रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ठीक है ना। ओके, तो रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आपके पास ठीक है ट्रक वर्क नहीं आएंगे, लेकिन आ जाएंगे आपके पास कार है, जीप है, ठीक है ना, लैंड क्रूजर है, सब इसमें आ जाएगा। उसमें सीसी का कोई लिमिटेशन है सच नहीं है, कार होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए एग्जाम्पल क्या है, जिस वक्त आपने कार परचेज की थी उस वक्त मैक्सिमम कॉस्ट कितनी थी, 1 मिलियन। आपने परचेज की है 1.4 मिलियन की, तो डेफिनेटली उस साल आपने उसको रिस्ट्रिक्ट किया था, कार की कॉस्ट को कम किया होगा, तो आज आप उसको सेल कर रहे हैं। अच्छा, आपको बता दिया गया कि सेल कर रहे हैं कितने में, 6 लाख में। और जो आपका ओपनिंग टैक्स डब्ल्यू है वो कितनी है, 377,150। तो इस पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, देखिए आपका से ओपनिंग डब्ल्यू 377,150। अच्छा, कोई और एसेट होता तो हम 6 लाख रुपए माइनस करके हम कहते कि भाई गेन इतना हो गया। यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेल प्रोसीड है उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। कैसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे, restricted cost 1 million डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉस्ट 1.4 मिलियन। ये दोनों फिगर्स ईयर ऑफ परचेज की हैं, तो जो सेल प्रोसीड है वाच की, तो आपका जो गेन है वो आ जाएगा कितना, 51,421। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अगर आप कार के सेल प्रोसीड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते तो गेन अच्छा खासा ज्यादा आपका आ जाता, ठीक है। तो जहाँ भी आपको बताया जाए कि इस साल आप कार बेच रहे हैं और जब परचेज किया था तो उस वक्त मैक्सिमम कॉस्ट ये थी और ओरिजिनल कॉस्ट ज्यादा थी, ओके। अच्छा, देखिए अगर ओरिजिनल कॉस्ट कम थी तो फिर आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना, फिर तो सेल प्रोसीड माइनस करें और गेन वर्कआउट कर लो, ओके। अच्छा ना, उसके बाद अब यहाँ पर जो एरिया स्टार्ट करें वो पता क्या है, जब आप एसेट को डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसकी जो कंसिडरेशन रिसीव यानी कि सेल प्रोसीड क्या होगी। अच्छा, एक तो आपको पता है हमारे यहाँ और ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि एक्चुअल सेल प्रोसीड और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। तो अगर एफएमवी दे वो ज्यादा हो तो वो ले लें, वरना एक्चुअल सेल प्रोसीड आप ले लें विच एवर इज हायर। अच्छा, उसके बाद फिर अगर कंसिडरेशन हम रिसीव करें इन काइंड, हमने एक मशीनरी बेची, कुछ कैश ले लिया और एक कार ले ली, तो कार की जो एफएमवी है वो सेल प्रोसीड हो जाएगी, ओके। अच्छा, उसके बाद ये देखिएगा नॉन आर्म्स लैंड ट्रांजैक्शन। अच्छा, इसमें एक काम करते हैं कि पहले हम पढ़ते हैं कि आर्म्स लैंड ट्रांजैक्शन कहते किसको हैं, ओके। देखिए ना, ये एक ब्रोशर है एफबीआर का, उसमें उन्होंने इसको डिफाइन किया कि आर्म्स लैंड ट्रांजैक्शन क्या होता है, ओके। देखिए इसको हम पढ़ते हैं
आर्म लैंड ट्रांजेक्शन मीन्स अ ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज हु आर नॉट रिलेटेड, कोई क्लोज टर्म ना हो, कोई रिलेशनशिप ना हो, इसके बाद बार्गेनिंग पावर हो, नॉलेजेबल हो, ठीक है ना, विलिंग हो। ओके, तो ये आपका हो गया। तो ये सारी चीजें मिला के क्या हो गई, नॉन आर्म लैंड आर्म लैंड ट्रांजेक्शन हो गए। अच्छा, अब ये आर्म लैंड की डेफिनेशन आपको रट्टा लगाना नहीं है, इसलिए कि लॉ का हिस्सा नहीं है, ये एक बार का ब्रोचर उसमें उन्होंने बताया आपको। हाँ, अब हम एक काम करते हैं कि एग्जाम पर्पज के लिए हम दो एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि नॉन आर्म लैंड ट्रांजेक्शन होती हैं। एक एग्जाम, मैं हूँ ए लिमिटेड। अच्छा, मैंने अगर अपने एम्प्लॉय को कार बेची है, लैपटॉप बेचा है, ये होता है बाजू का। ओके, तो अब हम ये बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ये आर्म लैंड ट्रांजैक्शन नहीं है। ओके, हमारा एक रिलेशनशिप है ना, ठीक है। तो अब इस सूरत में क्या करेंगे, अब ओपनिंग पर का पढ़े, एफएमवी एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। अगर हम अपने एम्प्लॉयज को एसेट बेचते हैं तो 99% केस में हम एफएमवी से कम ही बेचते हैं, तो हम क्या ले लेंगे इसमें, एफएमवी। एक बात। दूसरी बात ये कि अब दरगाह सुनेगा, अगर मैंने एम्प्लॉय को बेचा है तो एम्प्लॉय के लिए तो वो डेप्रिशिएशन नहीं होता ना। लेकिन एक और चीज़ है, मैं हूँ ए लिमिटेड, आप हो बी लिमिटेड, और हम दोनों एसोसिएट हैं, ग्रुप कंपनी है, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी कंपनी है। तो यहाँ भी अगर ट्रांजेक्शन होती है तो हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि ये आर्म लैंड ट्रांजेक्शन नहीं है। ओके, अब सुने गौर से, अगर मैं हूँ ए लिमिटेड, आप हैं बी लिमिटेड, मैंने अगर आपको एक एसेट बेचा है 10 लाख रुपए का, तो उसकी एफएमवी हम लेंगे, सेल प्रोसीड, और जो परचेज कर रहा है वो भी एफएमवी कॉस्ट लेगा। अच्छा, गौर से सुनेंगे ये कंसेप्ट, देखिए, अगर ये ए और बी को आप छोड़ दें, जनरल केस में क्या होता है, जब मैं एसेट बेचूंगा आपको, मैं लूंगा एक्चुअल सेल प्रोसीड और एफएमवी व्हिच एवर इज हायर। ये जो परचेजर है उसके लिए हायर नहीं, जो कॉस्ट पे कर है वो है। देखो ना, जब हमने कॉस्ट पढ़ा था, एक कॉस्ट क्या होती है, वहां क्या था, कंसिडरेशन गिवन, वहां पे नहीं था कि और एफएमवी व्हिच एवर इज हायर, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन सेलर के लिए जब सेल करेगा तो विच एवर हायर होता है। लेकिन अगर नॉन आर्म एंड ट्रांजेक्शन है तो सेम एफएमवी सेलर के लिए सेल प्रोसीड हो जाएगी और परचेजर के लिए परचेज कॉस्ट हो जाएगी, ना ज्यादा ना कम। जो एफएमवी है वही परचेजर के लिए भी परचेज कॉस्ट होगी और सेलर के लिए भी सेल प्रोसीड हो जाएगी। तो एक काम करें, ये पैराग्राफ जरा आप लोग पढ़ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा ना, अब ये इस पैराग्राफ के ऊपर एक क्वेश्चन आया आई कैप में। अच्छा, सेम क्वेश्चन आईसी में भी आ चुका है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन से पहले एक चीज सुन लीजिएगा, बाज औकात इतने आसान क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो भी आप लोगों को हजम नहीं होते। आप कहते हैं यार इसमें कुछ ना कुछ तो है, ठीक है, फिर जो कुछ आप निकालते हैं ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। तो देखिए, यही मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब ये आपके पास क्वेश्चन आया, देखें कितना आसान है। 3 मार्क्स। देखिए, ये जो आपने पैरा पढ़ा है उसके मुताबिक नंबर 1 का आंसर क्या है, एफ एम वी। नंबर 2 का आंसर क्या है, एफ एम वी। बस 3 मार्क्स मिल गया आपको। आप सिर्फ एफ एम वी और एफ एम वी लिखना, आपको हजम नहीं होगा कि 3 मार्क्स मिल सकते हैं। तो फिर आप कुछ ना कुछ और लिखने की कोशिश करोगे, और जो कोई लिखोगे ना वो बड़ा अजीब सा हो सकता है। चले, मैं यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए, आई के एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। मैं वहाँ एक ज़माने में पढ़ाया करता था, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, आपने भी शायद कुछ लोगों ने पढ़ी हो। अच्छा, उसमें एक होता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ओके। अच्छा, उसमें एक कंसेप्ट होता है रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। तो जब हम डिसीजन मेकिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो मैं स्टार्ट करता था 3 लाइनों के एग्जाम्पल के जरिए। 3 लाइनें एक एग्जाम्पल बना ली और उसको फिर एक्सप्लेन करते हुए बेसिक कंसेप्ट डिस्कस कर लिए। तो सीए में पता क्या हुआ, वही हमारी एग्जाम्पल, फिगर डिफरेंट थी लेकिन सेम एग्जाम्पल एग्जाम में आ गई। अच्छा, आंसर उसका 3 लाइनों का है। अगर 2 मार्क्स होते, 3 मार्क्स होते, आप लिख देते, कोई मसला नहीं होता। वो पता है 3 लाइनों का आंसर मार्क्स कितने थे, 14 मार्क्स, ठीक है ना। तो 14 मार्क्स के लिए 3 लाइनों का आंसर, तो बच्चों को हजम नहीं हुआ। फिर बच्चों ने जो कुछ लिखा ना,
तो 3 गए उनके, 14 मार्क्स गए उनके। ओके, चलें बहरहाल आगे चलते हैं। देखिए ये प्रकार जरा पढ़ें आप लोग। अच्छा, हमने उस समय कहता है कैपिटल गेन में भी कि अगर एसेट डिस्ट्रॉय हो जाए, लॉस हो जाए, तो ये हम इसको डिस्पोजल कहते हैं। अच्छा, इस सूरत में वो कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा कि एक्चुअल सेल प्रोसीड और एफएम व्हिच इज हायर। इसका क्या है कि अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है या स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो कोई इंश्योरेंस क्लेम है, कोई डैमेजेस हैं, कोई आपने कोर्ट में केस फाइल किया तो उसकी तरफ से कोई कंपनसेशन मिला है, तो वो सेल प्रोसीड हो जाएगी। ओके, अच्छा इस पर अब एक क्वेश्चन आ चुका है सीए में, ठीक है, वो मैं आपके साथ जरा शेयर करूंगा। और उससे पहले शेयर करूं, एक क्वेश्चन किसने शायद किया है, मैं देख लूं। अच्छा देखिए, आप किसी ने क्वेश्चन किया है कि वो चैप्टर 3 के बाद थोड़ा सा आप सभी के लिए बता दूं कि हम स्टडी उसी सीक्वेंस में कर रहे हैं जिस सीक्वेंस में हमारी बुक में चैप्टर बने हुए हैं। हमने बुक लिखी उसी तरह से जिस सीक्वेंस में आपको पढ़ना चाहिए और हमें पढ़ाना चाहिए, उसी सीक्वेंस में चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, इस वक्त हम चैप्टर नंबर 12 पर हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 वैसे तो हमारे जो चैप्टर्स हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स वो गूगल ड्राइव पर अपलोड हो रहे हैं, लेकिन हमने काम ये किया कि गूगल ड्राइव पर किसी को एक्सेस मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा, तो हमने काम क्या किया है कि आप यूट्यूब पे जाइए, वहाँ आप टाइप करें खाली पेटी वाला, तो हमारा चैनल आ जाएगा, उसको आप सब्सक्राइब भी कर लें ताकि वो नई वीडियो आपको मिल जाए। ओके, अच्छा वहाँ हमने क्या किया कि चैप्टर 1 से लेकर के और चैप्टर 9 तक के सारे वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दिए, वो आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में हम आगे के चैप्टर्स के भी अपलोड कर देंगे, क्योंकि ये वो बच्चे भी इस्तेमाल करेंगे। शायद 16 जुलाई से एग्जाम में मेरा ख्याल है, तो जो पुरानी कुछ बच्चे हैं वो 16 जुलाई को एग्जाम दे रहे हैं तो भी उसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है चना, अब ये जो आपने परगा पढ़ा, इस पर एक क्वेश्चन हम करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, अच्छा इसको जरा पढ़ें आप लोग। इसको पढ़ना है जरा। अच्छा देखिए, इस पैराग्राफ की समरी क्या है। आग लग गई, ठीक है, ओके। अच्छा, इंश्योरेंस क्लेम फाइल किया 5 मिलियन का। ओके, तो 5 मिलियन क्या हो गई, सेल प्रोसीड हो गई, राइट। अच्छा, अब आप क्या करेंगे कि इसकी टैक्स डब्ल्यूडीवी है 4.374 मिलियन, तो 5 मिलियन में से 4.374 माइनस कर दें, आपका टैक्स गेन आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें डेप्रेशन में चार्ज किया नहीं है, तो ना टैक्स में डेप्रेशन चार्ज होना है ना अकाउंट में चार्ज किया, तो उसका दोनों इफेक्ट हो गया। अच्छा, इस पैराग्राफ में एक मिस्टेक भी है, मिस्टेक से मतलब अकाउंटिंग गलत हुई है, इसको दोबारा पढ़ लो और मुझे बताइए कि इस पैराग्राफ में अकाउंटिंग की एक मिस्टेक दी है जिसको आपको करेक्ट करना है अपनी टैक्स वर्किंग में। तो चलें जरा दोबारा पढ़ो उसको। अच्छा देखिए, ओके इसमें किसी ने सिर्फ इंडिकेट किया है, वो बिल्कुल सही। देखिए हुआ क्या कि ये जो सेल है 5 मिलियन की, जो इंश्योरेंस क्लेम है, ये आपकी नॉर्मल सेल नहीं है, ये बिल्डिंग के डिस्पोजल पर सेल प्रोसीड अज्यूम की जानी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो आपका डिस्पोजल अकाउंट बनना चाहिए था, ये सेल 5 मिलियन की वहां पर क्रेडिट होती, ठीक है ना। आप अकाउंटिंग डब्ल्यू को वहां पर डेबिट करते हैं और फिर आपके इतना गेन या लॉस आया है, लेकिन जब अकाउंटेंट ने 5 मिलियन डायरेक्ट क्या किया, इंश्योरेंस क्लेम डेबिट और सेल्स क्रेडिट, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अकाउंट्स में
डिस्पोजल की एंट्री पास नहीं की है, जो कि उसको करनी चाहिए थी। सही है ना? देखो ना, अगर अकाउंट्स में जो आपका अकाउंटिंग डब्ल्यू कितनी है 5.347 मिलियन है, इसका मतलब वो कि अकाउंट्स में होना चाहिए था 0.347 मिलियन लॉस ऑन डिस्पोजल। तो वहां उन्होंने तो ये नहीं किया, उन्होंने तो क्या किया 5 मिलियन डायरेक्टली सेल्स में क्रेडिट कर दिया। तो ये तो आपकी इनकम नहीं डायरेक्टली, इस पर तो आपको डिस्पोजल अकाउंट में गेन एंड लॉस वर्कआउट करना चाहिए था। ओके, तो अब देखिए आप क्या करेंगे। एक तो आप ये काम करेंगे, ये जो इंश्योरेंस कंपनसेशन है ये सेल प्रोसीड है, और इसको आपको डिस्पोजल अकाउंट में जाना चाहिए था। ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब ऐसे में टैक्स गेन ऑन डिस्पोजल क्या हो गया, 5 मिलियन माइनस 4.3, तो 626,000 आपका हो गया टैक्स गेन। और टैक्स गेन है तो आप उसे अकाउंटिंग प्रॉफिट में ऐड करेंगे। दूसरा क्या काम करोगे, ये जो इंश्योरेंस कंपनसेशन है ये तो आपकी इनकम नहीं है, तो डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था। ठीक है ना? तो इसको उन्होंने क्या किया, अकाउंटिंग में डायरेक्ट सेल में रिकॉर्ड कर दिया है। तो अब आप इस 5 मिलियन को अकाउंटिंग प्रॉफिट से माइनस करोगे, इस 5 मिलियन को आप अकाउंटिंग प्रॉफिट से माइनस करोगे, क्योंकि ये सेल में जाने नहीं चाहिए था। ठीक है, ओके। तो एक काम करें, इसको आप क्लिक कर लें ताकि मैं आगे चलूँ। ये शेयर आपकी बुक में नहीं होगा, इसको आप क्लिक कर लीजिए ताकि हम आगे चल सकते हैं। ठीक है जी, क्लिक कर लिया आप लोगों ने, आगे चल सकते हैं। फाइन। अच्छा, ये हम पैराग्राफ भी छोड़ रहे हैं, आगे जाके लीजिंग एक चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे। ठीक है, अच्छा देखिए, अब यहाँ पर एक और चीज आ रही है, एक्सपोर्ट और ट्रांसफर आउट ऑफ पाकिस्तान ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट आफ्टर यूज इन पाकिस्तान। अच्छा, ये एक्सपोर्ट और ट्रांसफर का मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको, पहले हम एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, हुआ है कि साहब आपने मशीनरी परचेज की, ओके, 20 साल आपने इस्तेमाल कर लिया। अब हो सकता है कि किसी अमेरिकन कंपनी को उसकी जरूरत पड़े और आप ये उसको बेच दें, एक्सपोर्ट कर दें। तो बात ये है, जब आप किसी डेप्रिशिएबल एसेट को एक्सपोर्ट करेंगे तो उस सूरत में जो सेल प्रोसीड है वो क्या हो जाएगी, ओरिजिनल कॉस्ट को आप सेल प्रोसीड अज्यूम कर लेंगे। तो इस केस में ना एफएमवी, ना एक्चुअल सेल प्रोसीड, ना बुक वैल्यू, कुछ भी नहीं। आपसे क्या करोगे, जो ओरिजिनल कॉस्ट है वही आपका आपकी सेल प्रोसीड हो जाएगी। तो इसका अब आपके टैक्स गेन या लॉस पर इफेक्ट क्या आएगा, इसको समझने की जरूरत है। अच्छा, इसके लिए काम करें, ये पर का बाद में पढ़ते हैं, पहले के एग्जाम्पल समझ लें। देखिए, कॉस्ट आपके पास है 1 लाख रुपीज, ओके, किसी भी एसेट की। अच्छा, आपने आज तक टैक्स डेप्रिसिएशन चार्ज किया अलाउ हुआ है वो है 70,000। ठीक है ना? अच्छा, अब जरा आप एक काम करें, कैलकुलेटर लें, 1 लाख में से 70,000 माइनस करें, कितनी फिगर आ गई, 30,000। ओके, अच्छा ना, अब ऐसे में डब्ल्यूडीपी आपका सारी कितनी, 30,000। अच्छा, एक्चुअल सेल प्रोसीड जो है वो किसी केस में कम भी हो सकती है, किसी केस में ज्यादा भी हो सकती है। तो मिसाल के तौर पर एक केस में सेल प्रोसीड एक्चुअल में 18,000। अच्छा, एक और केस में आपको ज्यादा सेल प्रोसीड मिल गई, दो अलग अलग केसेस हैं। तो सुनिए, अगर किसी केस में सेल प्रोसीड होती है 18,000 तो आपको लॉस हो रहा है ना, ठीक है। अच्छा, अगर सेल प्रोसीड होती है 2,10,000 तो आपको अच्छा सा गेन हो रहा है। लेकिन होगा क्या, आप 18,000 है उसको इग्नोर कर दें, 210 है उसको इग्नोर कर दें, आप क्या लेंगे, सेल प्रोसीड इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट। तो अब इस सूरत में पता क्या होगा, जब आप सेल प्रोसीड को कॉस्ट के बराबर कर देंगे तो आपका गेन सिर्फ और सिर्फ एक ही फिगर आएगी, वो पता है क्या, 70,000। डेप्रिसिएशन रिवर्स हो जाएगा। तो असल पता क्या हुआ, वो ये कह रहे हैं बेसिकली, कंसेप्ट ये दिया है कि अगर आप किसी डेप्रिशिएट एसेट को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो टैक्सेबल नहीं है। सिर्फ आपको एक काम क्या करना है कि डेप्रिसिएशन को आप रिवर्स कर दें। तो अब आप एक काम करें, ऊपर जरा लाइन पढ़ें ब्लू फॉन्ट में जो है, इन दिस केस गेन ऑन डिस्पोजल शैल बी इक्वल टू, शैल बी, इट हैज टू बी इक्वल टू डेप्रिसिएशन अलाउड, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। इसमें मतलब क्या हुआ कि जब भी आप कभी किसी डेप्रिशिएबल एसेट को एक्सपोर्ट करेंगे
तो अगर गेन है तो आपका है, लॉस है तो आपका है। आप सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को रिवर्स कर दोगे, दैट्स ऑल। इसका मतलब क्या हुआ कि इस केस में लॉस तो आ ही नहीं सकता, लॉस तो आना ही नहीं है, ठीक है ना। और गेन भी आएगा तो हमेशा किसके इक्वल होगा, डेप्रिसिएशन अलाउड के इक्वल होगा। ओके, एक बात। दूसरी बात ये कि अब हम देखते हैं कि एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट आउट ऑफ पाकिस्तान में क्या फर्क है। आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट का मतलब भी ट्रांसपोर्ट आउटसाइड पाकिस्तान, तो अलग चीज में लिखा है, तो सुना गौर से। अगर आप किसी थर्ड पार्टी को बेच रहे हैं बाहर तो एक्सपोर्ट हुआ। ये भी तो हो सकता है कि आपकी अपनी कोई ब्रांच हो आउटसाइड पाकिस्तान, उसको आप भेज रहे हो, तो आपने सेल तो नहीं किया, तो फिर हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कहते ना। आप अपनी ही एक ब्रांच को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अगर आप पाकिस्तान के किसी ब्रांच से मलेशिया के किसी ब्रांच में ट्रांसफर करोगे, तब भी आपको पाकिस्तान के हिसाब से वो डिस्पोजल हो जाएगा और उस पर आपको टैक्स गेन या लॉस वर्कआउट करना पड़ेगा। मलेशिया के हिसाब से वो परचेज कॉस्ट हो जाएगी। ओके, और उस पर फिर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो आगे जाके हम पढ़ेंगे लॉसेस चैप्टर में कि अगर आपकी पाकिस्तान में ब्रांच है, मलेशिया में ब्रांच है, तो हम दोनों का प्रॉफिट अलग अलग वर्कआउट करते हैं, इसलिए कि लॉस के ऊपर थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन है। अगर गेन आता है तो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन लॉस आता है तो फिर उस पर रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, चलें ये एग्जांपल भी आप जरा कॉपी कर लें, क्लिक कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कॉपी कर लिया आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप एक और केस है, एमोर प्रॉपर्टी। अच्छा, इससे पहले कि पढ़ें, जरा एक चीज सुनिएगा। हमने कैपिटल गेन में एक चीज बताई थी आपको कि एमोर प्रॉपर्टी को हम तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक एमोर प्रॉपर्टी है आपका स्टॉक एंड ट्रेड, ये कोई बिल्डर है, डेवलपर है, तो उसका तो स्टॉक एंड ट्रेड हुआ ना, तो उस पर तो डेप्रिसिएशन वैसे भी नहीं चार्ज करता। ठीक है, और उससे जब बेचेगा तो फिर वो उसके प्रेजेंट इनकम में जाएगा। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि उस पर आजकल आपने सुना होगा कि बिल्डर और डेवलपर के लिए अगर स्टॉक एंड ट्रेड है तो एक फिक्स टैक्स का सिस्टम आया है, तो हर बात की बात है अगले साल के लिए। अच्छा, अब एक होता है आपके लिए कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, तो वो बेचेंगे तो कैपिटल गेन में जाएगा। और तीसरा केस क्या है कि आपकी डेप्रिशिएबल एसेट हो। अच्छा, इसमें भी जो लैंड है वो तो डेप्रिशिएबल नहीं होती, यहाँ बात हो रही है बिल्डिंग की। ठीक है ना। अच्छा, अब बिल्डिंग में 99% केस में क्या होता है, जितने की आपने बिल्डिंग परचेज की है, सेल ज्यादा में करोगे ना। बहुत कभी ऐसा होता है कि प्राइस कम हो जाए, मार्केट वैल्यू कम हो जाए। तो सुने जरा, यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, अगर आप उसको बेचते हैं किसमें, इसको पढ़ते हैं, देखिए where the consideration received यानी कि actual sale proceed exceeds the cost of immovable property, कि सेल प्रोसीड ज्यादा हो ओरिजिनल कॉस्ट के मुकाबले में, ज्यादा केस में ऐसे होता है, तो फिर क्या करेंगे हम, द कंसिडरेशन रिसीव शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, कि आप कॉस्ट को बढ़ा करके सेल प्रोसीड के बराबर कर दें। आप यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा वहां आपने क्या किया था एक्सपोर्ट के केस में, आपने सेल प्रोसीड को इग्नोर करते हुए कॉस्ट ही सेल प्रोसीड ले ली थी आपने। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे कि कॉस्ट को बढ़ा करके सेल प्रोसीड के बराबर कर देंगे। अब हम ये देखते हैं कि इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है। ये पैराग्राफ पढ़ के तो कुछ समझ में आएगा नहीं, तो हम इसका जरा फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखेंगे। अच्छा, ये पैराग्राफ वही है कि अगर वो स्टॉक इंडेड तो फिर वो बिजनेस का नॉर्मल तरीके से जाएगा, कैपिटल पर्सन एसेट तो फिर कैपिटल गेन में जाएगा। तो ये तो कर हम बता चुके हैं। अब एक काम करें, ये आप जरा पढ़ें एग्जाम्पल। अच्छा, किसी ने कहा है कि महाज रहमानी से कहें कि गूगल ड्राइव पर भेज दें, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में यूट्यूब पर उसको अपलोड कर दूंगा। चैप्टर 9 अपलोड हो चुका है, 10, 11, 12 ये भी इंशाल्लाह कुछ दिनों में कल तक अपलोड हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर। और वो इसलिए कि यूट्यूब पर आंसर नहीं किया है कि उसको कोई भी व्यू कर सकता है, जो बच्चे रजिस्टर्ड नहीं वो भी देख सकते हैं। ठीक है,
देखिए अब एग्जांपल हम लेके चलते हैं। देखिए मिस्टर जेड ने क्या किया, परचेज की फैक्ट्री बिल्डिंग, 8 लाख रुपए की परचेज की थी कई साल पहले। अच्छा अब हमारा ये टैक्स ईयर 2008 है, ओके। अच्छा अब लास्ट ईयर तक 30 जून 2007 तक हमने डेप्रेशन कितना क्लेम किया है, 563,804, और डब्ल्यू भी आप देख रहे हैं बहुत कम आ रही है। अच्छा फिर हमने किया कि इस साल 31 जुलाई को वो बिल्डिंग बेची कितने की, 28 लाख रुपए की। परचेज कितने की थी, 8 लाख की, बेची कितने, 28 लाख की। अब जरा कैलकुलेशन देखिए। देखिए सेल प्रोसीड है 2.8 मिलियन, ठीक है। अच्छा कॉस्ट कितनी थी, 8 लाख रुपए, लेकिन 8 लाख की जगह आप कितना लेंगे, 28 लाख रुपए। आपने 20 लाख रुपए कॉस्ट बढ़ा दी, ओके, लेकिन डेप्रिसिएशन रिकैलकुलेट नहीं करोगे। डेप्रिसिएशन जो है वही रहेगा, तो डेप्रिसिएशन आपका कितना रहा, 563,804। तो अब अगर आप माइनस करेंगे तो आपकी डब्ल्यू बढ़ गई, और जब डब्ल्यू बढ़ गई तो आपका गेन कम हो गया। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि गेन वही आ रहा है जो डेप्रिसिएशन अलाउड था, ओके। तो आप कह सकते हैं ना, ये एग्जांपल तो सेम जो कि एक्सपोर्ट वाली हो गई, लेकिन एक फर्क सुनेगा, एक्सपोर्ट में तो लॉस आ ही नहीं सकता, गेन हमेशा डेप्रिसिएशन के बराबर में आएगा। बिल्डिंग में लॉस आ सकता है, इसलिए कि ये एडजस्टमेंट कब करना है, जब ज्यादा में बेचा हो। क्या ऐसा हो सकता है आप कम में बेच रहे हो, बाज़ औक़ात प्रॉपर्टी की वैल्यू कम भी तो हो जाती है ना, अगर आप कम में बेचोगे तो आपको लॉस होगा, इसलिए कि फिर आप सेल प्रॉफिट को या कॉस्ट को कम नहीं करोगे ना, जो एक्चुअल कॉस्ट वो लोगे। तो ये एडजस्टमेंट सिर्फ कब करना है, कि जब आपने बिल्डिंग ज्यादा की बेची हो। अब इसका फाइनेंशियल इफेक्ट समझे, सुने। अगर हम यहाँ 8 लाख ही लेते, 28 लाख नहीं लेते, तो पता है गेन कितना आता, गेन आता 25 लाख रुपए। अब गेन कितना आ रहा है, 5 लाख रुपए। तो हुआ यह है कि आपने परचेस कितने में किया था, 8 लाख में, बेचा कितने में, 28 लाख में। तो डेप्रिसिएशन वगैरह को छोड़ो, आप ये बताओ कि आपको कैश प्रॉफिट कितना हुआ, 20 लाख रुपए। तो असल चीज पता है क्या है, जब आपने 20 लाख रुपए कॉस्ट बढ़ा दी, तो 20 लाख से आपका आपका टैक्स गेन कम हो गया। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ, कि ओरिजिनल कॉस्ट से जितने में ज्यादा में बेचेंगे, वो अमाउंट आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। तो इसलिए अब नीचे का प्रकार पढ़ते हैं। इन दिस केस गेन इफ एनी शेल नॉट एक्सीड डेप्रिसिएशन अलाउड। अगर गेन आ रहा है तो मैक्सिमम कितना आएगा, डेप्रिसिएशन अलाउड से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि आप कॉस्ट को बढ़ा के सेल प्रॉफिट के बराबर कर रहे हैं। हाँ लेकिन अगर कम में बेच रहे हो तो लॉस आ सकता है। एंड देयरफॉर कंसिडरेशन रिसीव इन एक्सेस ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट शैल बी एग्जेम्प्ट। ये असल पैराग्राफ है। अगर आप ज्यादा में बेचते हैं तो जितनी आपकी एक्चुअल सेल प्रॉफिट है कॉस्ट से ज्यादा, वो एग्जाम हो जाएगी, क्योंकि आपने 20 लाख से कॉस्ट बढ़ा दी ना। 20 लाख रुपए क्या है, कॉस्ट और सेल प्रॉफिट का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो अच्छा अब आप कह सकते हैं इतनी बड़ी अमाउंट गवर्नमेंट ने एग्जाम क्यों की है, ठीक है ना। सुने जरा, पाकिस्तान में एक डॉक्यूमेंट है जिससे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, सुना होगा ना आपने। पाकिस्तान में एक डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। अच्छा किस काम आता है, जब भी कोई अच्छा काम होने लगे ना, बीच में कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है कि ये काम हम नहीं करने देंगे, ठीक है, चले बहरहाल। अच्छा अब हुआ क्या, कि कॉन्स्टिट्यूशन में बात लिखी हुई है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनकम टैक्स नहीं लगा सकती इनवर्ड प्रॉपर्टी पर, ठीक है ना। हाँ अगर किसी का बिजनेस है तो लगा सकती है, तो फिर आप पूछ सकते हैं वो पर्सनल एसेट पर कैपिटल गेन क्यों लग रहा है। इसलिए कि बाद में उन्होंने फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए। कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपने सुना 8th अमेंडमेंट जो आई थी, उसमें कुछ चेंजेस किए, ठीक है। तो वो पोर्शन अभी भी है कि जो डेप्रिशिएट बिल्डिंग है उस पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनकम टैक्स चार्ज नहीं कर सकती। तो आप कह सकते हैं जो गेन आ रहा है, तो उन्होंने कहा साहब ये गेन गेन नहीं है, ये तो डेप्रिशिएशन का रिवर्सल है। अगर गेन बहुत ज्यादा हुआ है तो हम आपके आपसे टैक्स ही ले रहे हैं, लेकिन डेप्रिशिएशन तो वापस कर दो कम से कम। तो यहाँ पर वो बात होगी कि अगर ज्यादा में बेच रहे हैं तो जो एक्सेस अमाउंट है वो टैक्सेबल नहीं है, सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन रिवर्स करना पड़ेगा, और लॉस हो रहा है तो उन्होंने कहा एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। अच्छा अब इसमें तो पता है बाज़ औक़ात कुछ बहुत अजीब और सी फिगर भी आ सकती है। जैसे चलें, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। देखिए अगर किसी कंपनी ने आ, आज से 60 साल पहले, 60 ईयर्स, 60 साल पहले कोई फैक्ट्री बिल्डिंग परचेज की थी, कितने की परचेज की होगी, 5 लाख रुपए की।
ठीक है। अच्छा, 60 साल से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल दे रहा हूँ, 5 लाख में से 4 लाख डेप्रिसिएशन हो गया, 1 लाख रुपये डब्ल्यू बाकी बची। आज वो बिल्डिंग बेचेंगे, कितने की बिकेगी? 25 करोड़ की बिकेगी, ठीक है ना। तो 25 करोड़ में से आप 1 लाख डब्ल्यू माइनस करें तो 24 करोड़ 99 लाख का प्रॉफिट हुआ। लेकिन टैक्स पर्पस के लिए प्रॉफिट कितना होगा? सिर्फ 4 लाख रुपए, इक्वल टू डेप्रिसिएशन अलाउड। ओके, तो ये हमारी प्रॉपर्टी में इतना ज्यादा डिफरेंस आया है। बल्कि चले मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। अलहमद एकेडमी, जहाँ मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ, वहाँ उनका एक कैंपस है PECTS में। ओके, अच्छा उस कैंप वो 2000 गज का कैंपस उनका। अच्छा, उनके सामने एक और प्लॉट था जो पहले अलहमद एकेडमी ने किराए पे लिया था, फिर यहाँ सामने वाली जगह ले ली। अच्छा, वो उनके ओनर हमें मतलब हम उन्हें जानते हैं। अच्छा, उनके उन्होंने बताया कि जो 2000 गज का प्लॉट है, उनके दादाजी ने परचेज किया था 18,000 रुपए का, 18,000 का। और अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले उन्होंने वो प्लॉट बेचा है 32 करोड़ रुपए का। उनके दादाजी ने कितने का परचेज किया था? 18,000 का। इन्होंने कितने का बेचा? 32 करोड़ रुपए का। अब आप सोच होंगे कि आपके दादाजी ने ऐसी कोई हरकत क्यों नहीं की। ठीक है, चले मैडम। अच्छा ठीक है, अब किसी ने क्वेश्चन किया, सर हम तो टैक्स डब्ल्यू को सेल प्रोसीड को कंपेयर करते हैं, जो एक्सेस होता है वो गेन कंसिडर होता है। देखिए ओके, बिल्कुल सही। देखिए हम क्या करते हैं कि सेल प्रोसीड को तो नॉर्मल केस में ही हम करते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के केस में सेपरेट फॉर्मूला है और डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के केस में सेपरेट फॉर्मूला है। आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आप मशीनरी बेचें, फर्नीचर बेचें, लैपटॉप बेचें, बिल्कुल सही है कि आप क्या करेंगे, सेल प्रोसीड को कंपेयर करेंगे किससे? टैक्स डब्ल्यू से। जो भी एक्सेस होगा क्या वो टैक्स गेन होगा ऑन डिस्पोजल। लेकिन एक्सपोर्ट के केस में आपको इस तरह से कंपेयर नहीं करना। डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के केस में आपको इस तरह से कंपेयर नहीं करना। आपको सेल प्रोसीड को आ, थोड़ा फॉर्मूले के हिसाब से देखना पड़ेगा। जैसे कि कार अगर आपने परचेज की थी 25 लाख से ज्यादा की, तो उसमें भी आप ही नहीं करते ना, सेल प्रोसीड को आप एडजस्ट करते हैं। तो 3 केसेस में आपको सेल प्रोसीड को एडजस्ट करना होगा। कार अगर मैक्सिमम कॉस्ट से ज्यादा की परचेज की थी तो, ठीक है। अच्छा, एक्सपोर्ट ऑफ डेप्रिसिएशन के केस में और डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के केस में, ठीक है। चले ना, अब उसके बाद एक काम करते हैं। ये एक क्वेश्चन है कैफ का, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में भी ICM में आ चुका है। ओके, तो एक काम करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आपको अभी कॉपी नहीं करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में 3 एसेट डिस्पोज ऑफ किए हैं और आपसे कहा गया कि बताइए इसका गेन कितना है। ठीक है, आप गेन वर्कआउट कर लेते हैं। अच्छा, इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 आसान है, पार्ट 3 थोड़ा सा टेक्निकल है। तो चलें काम करते हैं, एक एक पार्ट लेके चलते हैं। पार्ट मुकम्मल हो जाए तो फिर आप क्लिक कर लीजिएगा, बाद में फिर कॉपी करना चाहें कॉपी कर लीजिएगा। देखोगे रिक्वायरमेंट के साथ 3 एसेट्स हैं, बेचे हैं, और आप उस पर टैक्स गेन या लॉस की फिगर वर्कआउट करके बताएं, 6 मार्क्स। ठीक, अच्छा। अब ये हमारा करंट ईयर है 2009, ठीक है ना। उन्हें 3 एसेट बेचे हैं। सबसे पहले ये जरा पढ़ें और रजिस्टर पे इसका आंसर लिखो। क्वेश्चन ना लिखो, क्वेश्चन आप क्लिक कर लेंगे, इसका जरा आंसर लिखो। और मुझे बताओ कि इस केस में टैक्स गेन की फिगर क्या आएगी। चलें, इसका मुझे आंसर बताएं कि इस केस में कैपिटल गेन की फिगर कितनी आ रही है? 10 मिलियन, बिल्कुल सही है। देखिए 10 मिलियन कैसे आएगी? आपने चूंकि बिल्डिंग का केस है ना, तो सेल प्रोसीड है 200। अच्छा, कॉस्ट थी 100, लेकिन आपने उसको बढ़ा के कितना कर दिया? 200 मिलियन। तो अब ऐसे में आपने डेप्रिसिएशन माइनस किया, तो आपका टैक्स कितना आ गया? 10 मिलियन आ गया। ये आसान सा पैराग्राफ है। चलिए इसको क्लिक करें ताकि आगे बढ़ते हैं।
इसको क्लिक कर लें ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है जी, 1 2 3। अच्छा, अब जरा इसको पढ़ें आप, ये भी आसान है। इसका मुझे डिस्पोजल पे टैक्स गेन वर्कआउट करके बताएं। अच्छा ना, फिगर बोलिए। अच्छा, आप इसी पैराग्राफ की बात करें। देखिए ये पैराग्राफ क्या है, हमने प्लांट एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, आउटसाइड पाकिस्तान। अच्छा, इस सूरत में एक्सपोर्ट प्रोसीड यानी कि जो सेल प्रोसीड है वो है 28 मिलियन, कॉस्ट कितनी है 25, और डब्ल्यू कितनी है 80 मिलियन। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया गया था कि जब आप कोई एसेट एक्सपोर्ट करते हैं, डेपेश एसेट, तो उसकी जो सेल प्रोसीड है एक्चुअल को आप इग्नोर कर देते हैं और ओरिजिनल कॉस्ट की सेल प्रोसीड लिख लेते हैं। तो यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट ही आपकी सेल प्रोसीड हो गई। तो अब ऐसे में जब आपने टैक्स माइनस किया, डब्ल्यू माइनस की, तो टैक्स कितना आ गया 7 मिलियन। तो जितना डेप्रेशन आपने चार्ज किया है वही आपका टैक्स आ गया। ओके, चलें जरा, ये इसको भी आप जरा क्लिक कर लें ताकि हम आगे चलें। ओके, 1 2 3। अच्छा, तीसरा पैराग्राफ थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। ओके, तो जरा उसको हम आपके साथ शेयर कर लेते हैं। देखिए ना, चलें ये मैं आपको शेयर करता हूँ। 3 ट्रक्स। अच्छा, पहली बात तो ये कि ट्रक्स का जहन में आते ही ये जरूरी नहीं कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो। ये हो सकता है कि हम अपनी प्रोडक्शन के लिए ट्रक इस्तेमाल कर रहे हो, लोडिंग अनलोडिंग के लिए। तो इसलिए आखिर में आप देखेंगे लिखा है इग्नोर इनिशियल अलाउंस, कि इसमें आपको इनिशियल अलाउंस वर्कआउट नहीं करना है, पहली बात। चलें आगे चलते हैं। 3 ट्रक्स वर डिस्पोज ऑफ फॉर ₹2.5 मिलियन। इस साल हमने 3 ट्रक्स बेचे, सेल प्रोफिट कितनी है 2.5 मिलियन है। अच्छा, वो हम एक्वायर कब किए थे, टैक्स ईयर 2008 में, पिछले साल। ये साल टैक्स ईयर 2009 है। अच्छा, टैक्स एबिलिटी ऑफ द ट्रक एट द बिगिनिंग ऑफ द टैक्स ईयर वो थी 2.4 मिलियन। तो एक साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद, माइनस करने के बाद फिगर क्या आ रही है 2.4 मिलियन। द ट्रक्स वर बीइंग यूज पार्टली 60% फॉर बिजनेस पर्पज। अब ये अलग मसला है कि साहब ट्रक में पर्सनल यूज कैसे होगा, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, पूरा घर बैठ करके हाउस में जा रहे हैं, ठीक है। ओके, अच्छा अब देखिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पज इज 20%। अब यहाँ एक मसला सुनेगा, यहाँ लिख दिया कि टैक्स डेप्रिसिएशन का रेट जो है वो 20% है। आपको पता है कि व्हीकल के ऊपर रेट 20% नहीं है, 15% है, ठीक है। लेकिन चूंकि उन्होंने लिख दिया है कि आप टैक्स डेप्रिसिएशन 20% जूम करें, तो आप कर लो, ठीक है। हाँ, नोट लिख सकते हैं, नोट फॉर एग्जामिनर, दिस इज अ मिस्टेक, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। या तो नोट लिख के आ जाए तो आपका रिजल्ट क्या आएगा कि खुद देख लेना नेक्स्ट टाइम। तो बेहतर है आप इस तरह का नोट ना लिखें। चलें, अब एक काम करें, ये पैराग्राफ आप जरा सॉल्व करें, और इसके लिए आप बुक खोल करके जो रेलेवेंट पैराग्राफ है कौन सा, पर्सनल यूज वाला था वो, ठीक है ना। फिर जिस साल डिस्पोज ऑफ करें तो पिछले साल के पर्सनल यूज का क्या होगा वो। और इसमें छोटा सा एक सिंगल एंट्री का एस्पेक्ट भी है, इसलिए कि आपको कॉस्ट नहीं बताई कि क्या आप कॉस्ट वर्कआउट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलें काम करें, इसमें आप ले लें जरा 2 मिनट 3 मिनट, ओके। पैराग्राफ भी पढ़ लें आप, और इसके बाद इसका मुझे आप जरा सोल्यूशन बताएं।
अच्छा ना, आप लोगों ने इसका सोल्यूशन देख लिया, तुम ये बताइएगा जरा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, वो बताएगा। अच्छा, किसी ने का लॉस है 44,000 का। अच्छा, ये आंसर सही नहीं है। कोई और बताएगा आंसर क्या आ रहा है? जो भी आंसर आ रहा है बताएं, सही गलत बाद में देखेंगे। अच्छा ना, एक और आंसर आया है, 0.288 मिलियन, ठीक है ना। लेकिन ये लिखा नहीं है कि लॉस है या गेन है, क्या है ये? बट अभी टाइम मांग लेता। अच्छा ना, ये गेन लिखा है। एक और का आंसर है तकरीबन 327,000 गेन। अच्छा ना, किसी का आंसर भी अब तक सही नहीं आया है, जितना आंसर आया सब गलत है। चलिए मैं आपको बता दूं, ठीक है, ठीक है ना। केस ये है कि इसमें थोड़ा सा एक सिंगल एंट्री का एस्पेक्ट भी है। वो क्या है? वो ये है कि भाई आप तो कॉस्ट नहीं बताई गई, लेकिन ये बता दिया गया कि डब्ल्यू है 2.4 मिलियन। डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट किया गया माइनस किया गया वो कितना है? 20% और 1 साल का है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डब्ल्यू 80% होगी ना। तो अगर डब्ल्यू 80% है तो कॉस्ट कितनी हो गई? 3 मिलियन। तो बात साहब, अगर आपने क्या किया, 3 मिलियन की कॉस्ट थी, इसका 20% आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया माइनस किया, तो डब्ल्यू कितनी आ गया आपके पास क्लोजिंग में? 2.4 मिलियन। लेकिन हुआ ये कि ये जो 2.4 मिलियन है, ये तो आपने वर्कआउट किया है, लेकिन हमने क्या किया था कि अगर पर्सनल एसेट पर्सनल यूज होता है, पर्सनल यूज, तो आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट पूरा करते हैं, अलाउबल कम होता है। तो आपने डेप्रिसिएशन पूरा कैलकुलेट किया था 20%, और अलाउबल कितना था? 3,60,000, 6 लाख का 60%। अच्छा, अब जरा काम करें, 6 लाख माइनस 360,000, डिफरेंस कितना आ रहा है? 2,40,000। ये 2,40,000 क्या चीज है? ये है डेप्रिसिएशन डिसअलाउड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन बिजनेस यूज। याद है ना आपको? हमने जब पर्सनल यूज वाला पैराग्राफ पढ़ा था तो उसमें क्या पढ़ा था कि आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट पूरा करना है, अलाउबल कम होगा। डब्ल्यू पर्पज के लिए पूरा कैलकुलेट करके मैनेज करना है। अच्छा, अब हुआ क्या कि अब अगले साल आपने उसको बेचना है। तो जब आप इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल क्या करते हैं हम, कि जितना डेप्रिसिएशन डिस अलाउ हुआ है पिछले सालों में, वो आप डब्ल्यू में ऐड कर देते हो, ठीक है ना। तो आपने ऐड कर दिया, तो ये आपका आ गई टोटल डब्ल्यू, एडजस्टेड डब्ल्यू। और अब जब आप सेल प्रोफिट माइनस करोगे तो आपका लॉस आ जाएगा 1,40,000, ठीक है ना। मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ, सुने जरा। क्वेश्चन में आपको बताया गया कि डब्ल्यू जो क्लोजिंग है पिछले साल की और इस साल की ओपनिंग, वो है 2.4 मिलियन। इनिशियल आपने कैलकुलेट नहीं किया है, आपने सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन वर्कआउट किया, वो भी कितना? 20%। इट मीन्स की डब्ल्यू है वो कितनी है? वो है 80%। तो व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज 100%? 3 मिलियन। तो आपने 3 मिलियन में से 6 लाख 20% एप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था, माइनस किया था, और इस तरीके से आपके पास डब्ल्यू आ रही थी। अब ये जो 6 लाख है, कैलकुलेट तो आपने किया था, डब्ल्यू में से माइनस भी किया था, लेकिन जो आपने क्लेम किया था, जो अलाउड था, वो कितना था? 3,60,000। तो जो आप मेन कैलकुलेशन जो थी ना आपकी, उसमें आप फिगर ले गए थे 360,000। तो 6 लाख माइनस 360,000, ये था डेप्रिसिएशन डिसअलाउड ऑन अकाउंट ऑफ नॉन बिजनेस यूज। उसके बाद जब अगले साल आपने उसको बेचा, तो जब डिस्पोजल ईयर होता है तो हम क्या करते हैं
कि जितना डेप्रिसिएशन डिसअलाउ किया था पिछले सालों में ऑन अकाउंट ऑफ नॉन बिजनेस यूज, वो इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल आप ऐड कर देते हैं। तो इसी के साथ आपके पास एडजस्टेड डब्ल्यूडीवी कितनी हो गई, 2.64 मिलियन। अब जब आप सेल प्रोसीड माइनस करेंगे तो ये टैक्स लॉस आ गया। ठीक है, इसको अगर आप क्लिक कर लें, और इसमें जरा एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, देखिए वो ये है, ठीक है देखिए आपको ऑप्शन आएगा वो ये कि ये कितना मार्क्स का क्वेश्चन था, 6 मार्क्स का, 3 एसेट डिस्पोज ऑफ किए। अच्छा, ये हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपने 2 एसेट्स की वर्किंग सही कर ली, ये तीसरे में गड़बड़ हो गई, हो सकता है ना। ओके, तो आप लोग क्या करते हैं, बाहर निकल करके जब अपनी मार्किंग एस्टिमेट करते हैं तो आपने ना 4 मार्क्स आ गए, तो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं होता। ये पॉसिबिलिटी है कि चूंकि वो दोनों आसान थे, ये तीसरा मुश्किल था, तो हो सकता है कि उसका 1-1 मार्क हो और इसके 4 मार्क्स हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, तो यही वजह है कि जो आप मार्किंग करते हैं और जो रिजल्ट आता है, क्या उसमें फर्क होता है, अच्छा सा फर्क होता है। ओके, चलें, तो अब इसको आप क्लिक कर लें ताकि हम आगे बढ़ें। ठीक है, ओके, ठीक, 1 2 3, देखिए अब उसके बाद आपको यहाँ तक जो हमने डिस्कशन किया है, अब उसके लिए जरूरी है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 भी आप सॉल्व करने 12.1, क्वेश्चन नंबर 12.2 भी सॉल्व करने, और ये 12.3 सॉल्व करना जरूरी है, क्योंकि इसमें फिर डेप्रिसिएशन भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, इसमें कुछ ऐसे डिस्पोजल भी कर रहे हैं, उस पर आपको देखना पड़ेगा अकाउंटिंग गेन कितना हुआ, उसको क्या करना है, उसको लेस करना है, टैक्स गेन वर्कआउट करें उसको ऐड कर दें, टैक्स लॉस आ रहा है उसको लेस कर दें, तो वो सारी कैलकुलेशन इसमें आ जाएगी। ठीक है, और एक बात और सुन लीजिएगा, ये जो मैं क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा हूँ वो आपको सॉल्व कर लेना चाहिए, वरना आगे के कंसेप्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा, आगे कंसेप्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व ना करें तो। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे, राइट। इसके बाद अब आगे चलते हैं, देखो अब आपको याद होगा हमने कैपिटल गेन में पढ़ा था नॉन रिकग्निशन रूल, नो गेन नो लॉस ट्रांजैक्शन, तो वही कंसेप्ट तकरीबन यहाँ पर भी है, सिर्फ फर्क क्या है इसको हम देखें, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ थोड़ा सा स्पीड से कर लेता हूँ। नो गेन और लॉस शैल अराइज इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इफ द ट्रांसफर इज अ रेजिडेंट पर्सन, रेसिपिएंट जो है वो रेजिडेंट पर्सन हो, वो वहाँ पे भी था, at the time of acquisition of asset, and the transfer shall be treated to have acquired the asset at the cost equal to the cost of asset of the for the transfer। अच्छा, एक फर्क आ रहा है आपके पास, एक कैपिटल गेन में क्या पढ़ा था हमने कि जो रेसिपिएंट है, तो अगर वो ये वाला केस है तो वहाँ यहाँ पर कॉस्ट थी, लेकिन अगर गिफ्ट वगैरह है तो फिर उसमें एफएमवी थी, डेप्रिसिएशन के केस में कॉस्ट होगी। अगर कैपिटल एसेट है तो उसमें गिफ्ट के केस में एफएमवी ले लेंगे आप, जो रेसिपिएंट है उसके लिए डीम कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, और तो यहाँ पर गिफ्ट आ गया, ठीक है, ये सब आप इसको पढ़ लेंगे, तो ये वही जो हमने वहां पर डिस्कस किया हुआ था। ओके, अच्छा, उसके बाद अब एक और चीज, अच्छा ये एक ऐसा पैराग्राफ है कि जो वहां पर नहीं था, ठीक है ना। अच्छा, ये पैराग्राफ पढ़ लें, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक है, ये पैराग्राफ आज तक आई कैप में नहीं आया, ना ऐसे ऐसे में नहीं आया। और एक बात और सुनिएगा, जब मैं कहता हूँ कि आज तक नहीं आया, तो मेरे जहन में पता क्या होता है, इसलिए कि मैंने सीए स्टार्ट किया था 1982 में, ठीक है, उसके बाद खुद पढ़ा, फिर पढ़ने के फौरन बाद दूसरों को पढ़ाना शुरू किया, तो सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए ना, बच्चों को सॉल्व करके दिए। ओके, और जब मैंने 1982 में पढ़ना शुरू किया तो मैंने 10 साल पीछे के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जब हम कहते हैं कि आज तक नहीं आया, इसका कि 1972 से 1972 से आज तक नहीं आया, उससे पहले कभी आया तो मुझे नहीं पता। ठीक है, देखिए ये बहुत ही स्पेसिफिक केस है। अच्छा, होता क्या है कि उन्होंने से भी कहा कि साहब अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि कोई आपको एसेट डिस्पोज ऑफ करना पड़े बाय लॉ, कि लॉ आ जाएगी एसेट बेचा, और आप सिमिलर टाइप का
एसेट दोबारा दूसरा परचेज करो, रिप्लेस करो, ओके, और 1 साल के अंदर अंदर, तो फिर उसमें उन्होंने कहा साहब ऐसा है कि पुराने एसेट पर जो गेन या लॉस है वो आपको वर्कआउट नहीं करना और नए एसेट कॉस्ट में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। चलिए काम करते हैं। पहले मैं आपको एक नॉर्मल केस बता दूं, अगर ये पैराग्राफ आप छोड़, देखिए अगर आपने एक मशीन बेच दी और दूसरी मशीन परचेज कर ली, तो ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शन होती है ना, ठीक है ना। जो मशीनें आप बेचेंगे उस पर आपको टैक्स गेन या लॉस वर्कआउट करना है, ओके, और जो मशीनें परचेज करेंगे उस पर आप परचेज कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करें, इनिशियल है तो इनिशियल भी चार्ज करें, ये होता है ना, ओके। लेकिन यहाँ उन्होंने क्या किया कि अगर आप रिप्लेस करें किसी लीगल प्रोविजन की वजह से, ठीक है, तो उस सूरत में फिर क्या किया कि जो पुरानी मशीनें आप बेच रहे हैं उसमें कोई गेन या लॉस वर्कआउट ना करें, और नई मशीन की जो कॉस्ट है उसका एक फॉर्मूला बता दिया उन्होंने। वो क्या है, अब जरा मैं इसको पढ़ना चाहूंगा, देखिए वेयर एन एसेट इज, अच्छा मुझे ये नजर नहीं आ रहा, ऊपर थोड़ा सा पैराग्राफ आ रहा है, जस्ट अ मिनट, ये मैं अगर थोड़ा सा नीचे ले लूँ आपकी इजाजत के साथ, देखिए यस, क्या लिखा है, वेयर एन एसेट इज डिस्पोज ऑफ ऑन कंपल्सरी बेसिस अंडर एनी लॉ, कि लॉ है कि बेचो। अब पाकिस्तान में ऐसा लॉ हमें हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन सुनो ये हो सकता है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, ओके, वहाँ ये हो सकता है, आई डोंट नो, मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हो सकता है किसी फार्मास्यूटिकल में हो कि ये पर्टिकुलर मशीनरी जो किसी पर्टिकुलर मेडिसिन बनाने काम आ रही है, ये आप 7 साल इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते, लाइफ है तब भी उसको डिस्कार्ड कर दो और दूसरी मशीन ये बेच दो, दूसरी मशीन ले लो, तो आप कोई मशीन 7 साल से ज़्यादा अर्से इस्तेमाल नहीं कर सकते, मैंने एग्जाम्पल लीजिए। तो अब ऐसे में अगर आप लॉ की वजह से, लीगल प्रोविजन की वजह से डिस्पोज ऑफ करेंगे और नई मशीनें परचेज करेंगे, तो उसके लिए पैराग्राफ है। अब मैं उसको पढ़ता हूँ, वेयर एन एसेट इज डिस्पोज ऑफ ऑन कंपल्सरी बेसिस अंडर एनी लॉ एंड द कंसिडरेशन रिसीव इज रीइन्वेस्टेड इन अनदर एसेट, डेफिनेटली आप एक मशीन परचेज कर डिस्पोज ऑफ करेंगे तो उसकी जगह दूसरी मशीन परचेज करेंगे, लेकिन दूसरी मशीनें कौन सी होनी चाहिए, ऑफ अ लाइक काइंड, तकरीबन 19-20 का फर्क हो लेकिन मिलती जुलती हो, ठीक है। अच्छा ये री इन्वेस्टमेंट कब करें आप, विद इन 1 ईयर, ठीक है। देन द कॉस्ट, तो नॉन एकेशन रूल तो अप्लीकेबल होगा, साथ में क्या होगा, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट एसेट, जो नई अपने मशीनें परचेज की है, शैल बी द कॉस्ट ऑफ एसेट डिस्पोज ऑफ, पुरानी मशीन की कॉस्ट प्लस कंसिडरेशन गिवन फॉर रिप्लेसमेंट एसेट इन एक्सेस ऑफ कंसिडरेशन रिसीव फॉर द डिस्पोजल। तो जो आपने मशीनें बेची है तो चांसेस क्या है कि नई मशीनें आपने ज्यादा की परचेज की होगी, तो जितना आपने एक्सेस पैसा लगाया है वो पुरानी मशीन की कॉस्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, उसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास एक इक्विपमेंट था वाई, वो हमने 2 जुलाई को बेच दिया कितने में, अच्छा उसकी कॉस्ट ही 5 लाख रुपए, हमने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया अंडर द लॉ, लीगल पोजिशन था। अच्छा आज तक हमने डेप्रिसिएशन कितना चार्ज किया उसका, 2,20,000, ओके। अच्छा उसके बाद टैक्स डब्ल्यू ऑफ इक्विपमेंट वाई, वो कितने आ गए, 2,80,000। अच्छा बेचा कितने में आपने, 9 लाख में बेचा, ओके, तो उसमें आप देख रहे हैं कि अच्छा खासा गेन आपको हुआ है, ओके। और आपने नया एसेट परचेज किया कितने में, 9,80,000 में। सुने, अगर ये ऊपर वाला पैराग्राफ आप इग्नोर कर दें मिसाल के तौर पर, तब तो क्या होना चाहिए कि आप पुरानी मशीनरी का टैक्स गेन वर्कआउट कर लें और उसको ऐड करें अपने इनकम में, और नई मशीन की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 9,80,000, उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करें। लेकिन अब ये ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ना, पैराग्राफ ये है कि आप पुरानी मशीनरी का कोई गेन या लॉस वर्कआउट नहीं करेंगे और नई मशीनरी की आप कॉस्ट क्या लेंगे, पुरानी मशीनरी की कॉस्ट 5 लाख प्लस आपने एक्स्ट्रा अपनी जेब से कितना लगाया, 80,000 रुपए, ये हो गया 5,80,000। देखिए ना, अब इसका आंसर पढ़ने जरा, कि चूंकि हमने डिस्पोज ऑफ किया ना, तो 2,80,000 डब्ल्यू हो तो माइनस करेंगे करेंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, आप इस पर कोई गेन या लॉस वर्कआउट नहीं करोगे, और साथ में जो कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है जो नया परचेज किया है वो क्या होगा, पुराने एसेट की कॉस्ट 5 लाख प्लस आपने अपनी जेब से कितना लगाया, 80,000, 5,80,000 हो गया, ठीक है, ओके। देखिए खैर इसको आप ज्यादा लिफ्ट ना कराएं, इसलिए कि ये एग्जाम में आज तक
आया नहीं। हाँ आ तो सकता है, इसलिए कि एग्जामिनर कभी अगर ढूंढे तो कोई ऐसी चीज आज तक आई नहीं पूछे, तो उसको ये लिए अच्छा पॉइंट है ये। ओके, अच्छा ना आगे चलते हैं। अब उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट और है जो कि आसान है कि अब क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो एसेट है ये होली ओन कंपनीज, जैसे मैं डेवलपर, अगर मैं हूँ ए लिमिटेड, आप हैं बी लिमिटेड, और मैंने तमाम आपके शेयर परचेज किए, आप मेरी सब्सिडी हैं, या एक ए लिमिटेड है उसने बी लिमिटेड और सी लिमिटेड के सारे सारे शेयर परचेज किए हैं, पूरा ग्रुप है ना। ओके, तो ग्रुप के बीच में अगर ट्रांसफर होता है तो उस पर कोई गेन या लॉस वर्कआउट नहीं किया जाएगा, वो आएगा नॉन रिकग्निशन रूल में। और उसके लिए क्या होगा, कॉस्ट क्या अज्यूम की जाएगी, देखते हैं जरा, सुने जरा। नो गेन और लॉस शैल अराइज वेयर अ कंपनी ट्रांसफर अ डेप्रिशिएटेड एसेट और इंटेंजिबल टू अनदर कंपनी, ये ट्रांसफर ही है, एंड बोथ कंपनीज बिलोंग टू अ होली ओन ग्रुप। अच्छा, अब ये होली ओन ग्रुप दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है कि एक कंपनी ने, मैं ए लिमिटेड हूँ, मैंने आपके, आप बी लिमिटेड है, मैंने आपके सारे शेयर परचेज किए। और ये भी हो सकता है कि अ थर्ड कंपनी बेनिफिशियली होल्ड्स ऑल द इशूड शेयर्स इन बोथ कंपनीज, तो एक ए लिमिटेड है, उसने बी और सी दोनों के शेयर परचेज किए हैं पूरे पूरे, और अब बी लिमिटेड सी लिमिटेड को बेचे या बी लिमिटेड ए लिमिटेड को बेचे, दोनों सूरतों में कोई गेन लॉस वर्कआउट, होली ऑन ग्रुप आपस में ट्रांसफर करते हैं तो उस पर कोई गेन लॉस वर्कआउट नहीं करेंगे। दूसरे इसमें जो कंपनी रिसीव कर रही है उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, तो एक्चुअल कंसिडरेशन को छोड़ दें। अब आप पढ़ें इसको, टैक्स डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट फॉर द ट्रांसफरिंग एंड एनी अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, उसको छोड़ दो, आप वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अभी नहीं पढ़ेंगे, लॉस वाले चैप्टर में यहाँ तक पढ़ने कि टैक्स डब्ल्यूडीवी ऑफ द एसेट शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट फॉर द ट्रांसफर, यहाँ तक काफी। ओके, अच्छा ना, अब हमने एक चीज देखी कि अगर एसेट मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो आपके लिए कॉस्ट क्या होगी, ठीक है। तो एक तो होता है कि आपने नॉर्मल मैंने परचेज किया हो, एक है कि आपने नॉन एक्सचेंज रूल के तहत लिया हो, एक आपने इस होली ओन ग्रुप में लिया हो। तो एक काम करते हैं, उसका हम एक बना लेते हैं चार्ट, ठीक है, ताकि आपको जरा चीजें समझने में आसानी हो। तो सुने जरा, ये एक चार्ट आ रहा है आपके सामने कि ट्रांसफर ऑफ एसेट और फिर कॉस्ट फॉर ट्रांसफरिंग अंडर नॉन रिकग्निशन रूल। तो नॉन रिकग्निशन रूल में तीन डिफरेंट केसेस हैं। एक में हम लेंगे कॉस्ट, जो हमारी कॉस्ट है वो आपके लिए कॉस्ट हो जाएगी। एक में हम लेंगे कि जिस वक्त ट्रांसफर किया रहा उस वक्त की एफएमवी आपकी कॉस्ट हो जाएगी। और तीसरा केस क्या था कि टैक्स डब्ल्यूडीवी। तो जरा काम करते हैं, तीन डिफरेंट केस पता है कौन से आ रहे हैं हमारे पास, तीन। अगर कैपिटल एसेट तो क्या होगा, और खासतौर उसमें अगर गिफ्ट वाला केस है तो, ठीक है। ओके, अच्छा, फिर डेप्रिशिएटेड एसेट और इंटेंजिबल है तो क्या होगा, और तीसरा केस क्या है कि साहब ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएटेड एसेट एंड इंटेंजिबल्स बिटवीन होली ओन ग्रुप कंपनीज। तो सुनिए जरा, ये आप तीनों कॉपी कर लें ताकि आपको चीजें याद रहें, ठीक है। क्लिक भी कर सकते हैं लेकिन उसमें चीजें आपको याद रहेंगी नहीं, तो बेहतर क्या कि आप उसे कॉपी कर लें। तो सुने, कैपिटल एसेट में एफ एम वी एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, और अगर वो स्पाउसेस के बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो कॉस्ट, ये हमारे हमारे चैप्टर 8 सामने पैराग्राफ उठाया। अच्छा, फिर अगर डेप्रिसिएशन है इंटेंजिबल है तो फिर हमारी कॉस्ट आपकी कॉस्ट हो जाएगी। और अगर होलिंग ओन ग्रुप है तो फिर क्या होगा, टैक्स डब्ल्यूडीवी, कि मेरे हाथ में जो टैक्स डब्ल्यूडीवी है वही आपके लिए कॉस्ट अज्यूम की जाएगी। तो काम करें, इसको आप जरा कॉपी कर लें, क्लिक कर लें। ओके, तो यहाँ हमारा नॉन रिकग्निशन शुरू खत्म हो गया। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इसको आप जरा कॉपी कर लें, क्लिक कर लें, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ से मीटिंग को खत्म करते रहें ताकि यहाँ पता चले सबने कॉपी कर लिया है या क्लिक कर लिया है, ठीक है। क्लिक करके भी आप कॉपी जरूर कर लीजिएगा। अच्छा, कल की क्लास में इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हो सकता है, ठीक है। अब बाकी बच्चे इंटेंजिबल जो कि इतना लंबा चौड़ा नहीं, ठीक है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर अपना क्वेश्चन नंबर 12.1 से लेके और 12.3 तक जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, और अगर टाइम ना मिले तो कम से कम 12.3 जरूर सॉल्व कर लें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
शाम सर टाइम हो गया सर। जी बिल्कुल, ये बच्चे कॉपी कर लें, फिर हम खत्म करते हैं इसको। ओके सर। अच्छा अदिल, ये आपका क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। ये काम करें, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर वॉइस मैसेज जरा भेज दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप वॉइस मैसेज भेज दीजिएगा, तो वहाँ उसका आंसर हम आपको। ठीक है जी, हम क्लास ऑफ कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको आप क्लिक कर चुके होंगे मेरा ख्याल है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।